इसका आई पार्ट करना था ना मैं। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 आई पार्ट। डन। एक्सरसाइज 1 हो गया। इसमें जो ये 30 डिग्री वाला क्या आएगा, क्योंकि एक्चुअली देखा है कि वो रोल अप कर, वो स्मूथ होगा इंक्लाइन प्लेन, तो रोलिंग हो पाएगी। अल्फा कहां से आएगा? अगर आप सेंटर के अबाउट अल्फा की बात करोगे, वो अल्फा जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ही आ रहा है। ठीक है, इसको इट्स नेसेसरी। क्लियर? हाँ जी, एक्सरसाइज 1 जी पार्ट। फिफ्टींथ क्वेश्चन, प्रिंसिपल यूज्ड बाय जिमनास्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ somersaults। तो व्हाट हैपन, यही चीज बच्चों डिवाइड करता है। तो डाइवर जो एक्सक्यूज मी सर, प्रोसेस होता है वो जाता है, करता है, राइट? तो हाँ, पैर बिल्कुल पास करके वो ऐसे रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है कि जितना वो हाथ पैर पास करता है, ठीक है, तो उसका आई कम हो गया। आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क, राइट? तो जितना ओमेगा ज्यादा हो गया मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर सकता है। और फिर जब वो पानी को हिट करने लगता है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाता है। क्यों? पानी को हम पर्टिकुलर एंगल पे जाना चाहते हैं, अगर पानी में, मतलब ताकि हमारे को पानी से चोट ना लगे। ठीक है, तो यही चीज जिम्नास्ट के लिए होती है कि वहां पे भी आप अपने नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप वो अपने बॉडी को उस तरह से पास कर लेगा। क्लियर बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है। एक्सक्यूज मी सर। सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है।
यहाँ से तो सारा प्रॉपर है, यहाँ से तो नहीं है कोई इशू इस एंड से। हाँ जी बच्चों आगे। ओके हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने आर्म्स लेंथ पे रखा हुआ है और वो रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते उसने मासेस को छोड़ दिया। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि उसने बस मासेस को ऐसे छोड़ दिया, राइट। तो पूछा है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा को क्या होगा। अगेन ओमेगा चेंज तब होगा बच्चों अगर आई में कोई चेंज आएगा। गलती यहाँ पे फिर वही करोगे, आपको सिस्टम का देखना है, ठीक है ना। क्या सिस्टम के आई में कोई चेंज आया? उसने तो मासेस को ड्रॉप किया है, तो मासेस तो पहले भी जितने डिस्टेंस पे थे बाद में भी उतने ही डिस्टेंस में, उनके ऊपर तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो आई सेम है तो उसका क्या मतलब हुआ, ओमेगा सेम। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जब उसने मासेस को ड्रॉप किया तो मासेस के कारण तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आई ना, या तो वो मासेस को धक्का मार रहा होता है कुछ कर रहा होता, उसे तो ड्रॉप किया। अगर ड्रॉप किया तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रही, विच मीन्स कि उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही सोच सकते हो आप, वो जो हमने सैंड वाला एग्जांपल लिया था, जब सैंड गिर रही है तो यही बात थी ना कि सैंड गिरती जा रही है, ड्रॉप हो रही है, तो सैंड तो काट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही, तो उस कारण से क्या हो रहा था कि काट की वेलोसिटी सेम रह रही, राइट। गलती कब होती है, जब हम ऐसे सोचते हैं इंडिविजुअल बॉडी को, हम कहते हैं कि मैन से मासेस कम हो गए तो मैन का मास कम हो गया, तो इसका मतलब आई कम हो गया तो मतलब ओमेगा बढ़ गया। बट क्या प्रॉब्लम है, हमें सिस्टम का सोचना होता। सो वैसे उन्होंने ये पूछा जस्ट आफ्टर। आगे बच्चों और कोई क्वेश्चन? 30th क्वेश्चन कैसे किया? एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व किया। कॉकरोच का कैसे लिखा एंगुलर मोमेंटम? तो कौन से फॉर्मूला से? mvr। इनिशियली तो उसकी स्पीड v है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम में mvr आ गया। बाद में जब हमें कहा है कि कॉकरोच स्टॉप्स मूविंग, उसका क्या मतलब है? किसकी? मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप कॉकरोच की अलग से कोई मोशन नहीं है, वो डिस्क के साथ ही मूव कर रहा है, तो विच मीन्स आप उसको डिस्क का ही पार्ट मानते इकट्ठे ही आई लिख सकते हो, है ना। चमका आई क्या मतलब mr²/2 डिस्क का प्लस कॉकरोच का क्या हो जाएगा? mr²। वो तो मास m है सिंपली रेडियस r पे, तो दिस होल इनटू ओमेगा। क्लियर बच्चों? मतलब बात समझ रहे हो कि पहले तो अलग अलग लिखना पड़ेगा दोनों का, कॉकरोच का और डिस्क का, ठीक है। उसमें कॉकरोच का जब आप लिख रहे हो तो उसमें दो टर्म्स आएंगी ना, मतलब एक टर्म जीरो हो जाएगी आईसीएम ओमेगा वाली, बट एक बच जाएगी। कॉकरोच का एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा? mvr से।
और डिस्क का कैसे आएगा? आई ओमेगा से आएगा। क्लियर बच्चों? एच का ये बच्चों 7th क्वेश्चन हो गया। तो मतलब हो जाता है थोड़ा अजीब सा है, मतलब इन द सेंस कि जैसे तो आपने किया कैसे होगा, डिस्क है, सब कुछ दे दिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इज, तो बेसिकली क्या है कि आपने ई को बोल दिया एज एल स्क्वायर बाय 2m, यही किया है ना? तो क्या ए ऑप्शन आएगी बच्चों? एल स्क्वायर बाय 2i, सॉरी, तो क्या ए ऑप्शन आएगी? अगर एल स्क्वायर बाय 2i है तो मतलब एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया और आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो उसके हिसाब से क्या हो गया? हाँ नहीं, मैं ये वाली कह रहा था कि इन दोनों में से और डी ठीक है, तो क्या आंसर बन गया? डी। ठीक है, और बच्चों इसमें मंजो तब आ रही है आवाज ठीक के नहीं? यस सर, यस सर। बाकी हो गए बच्चों 22। Uniform rod is suspended from one of its ends and is rotated rotations per second. Rotational kinetic energy of the rod will be, कि आपने एक एंड से उसको सस्पेंड किया हुआ है, उसको रोटेट कर रहे हो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, और ये जो है ये एफ क्या है? दिस इज रोटेशंस पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी है, इससे आप ओमेगा निकाल लोगे, वो एफ बाय 2 पाई या जो भी जो बनता है 2 पाई एफ, सॉरी। अच्छा एक मिनट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, करेक्ट, टोटल नहीं लिखा, उन्होंने क्लियरली रोटेशनल लिखा है। अगर तो टोटल लिखा होता फिर आंसर आता हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर। टोटल का मतलब तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हुआ ना, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? रोटेशनल, तो फिर आंसर क्या आएगा? हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। नहीं नहीं, सीएम तो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब प्लीज मेक वन करेक्शन, या तो पीछे आंसर चेंज कर लो या इधर से रोटेशनल वर्ड हटा दो। एक्सक्यूज मी सर। क्लियर? सर 15th क्वेश्चन करवा दो जी पार्ट का, वो तब समझ नहीं आया, वॉइस लैग हो रही थी। हो रही थी। ऑनलाइन आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। सर एक्सरसाइज 1 के जी पार्ट का 15th क्वेश्चन, समरसॉल्ट वाला। एक्सरसाइज पार्ट समरसॉल्ट वाला। क्लियर नहीं आ रही भाई आपकी आवाज।
हाँ बच्चा। अच्छा मैं 0 1 ही बोला था, ठीक है। मैंने तो वैसे मेरे ख्याल सारा कहा था, आपने नहीं किया वो अलग बात है, और मैंने ये कहा था कंप्लीट कर लेना सारा काम। और अब तो रिकॉर्डिंग भी होती है, प्रूव कर सकता हूँ मैं। चलो नहीं किया वो अलग बात है। बच्चा आप ऐसा करो, एक बार ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 4। रोलिंग के हिसाब से सोचना रही आपको की रही है, थिंक इन दैट रिगार्ड।
Excuse me, sir. Sir, your voice is not audible. तो जो से एक बार पूरी बात को समझो, मेथड इज एफबीडी ड्रॉ करो। एफबीडी से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एसी किधर को लग रहा है, उस एसी के करस्पॉन्डिंग आपको पता है कि अल्फा किधर को होना चाहिए, राइट। अब वो अल्फा अगर हम सेंटर के अबाउट सोचें तो सेंटर के अबाउट अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देनी है तो फ्रिक्शन किधर को होनी चाहिए बच्चों? कैसे होनी पड़ेगी फ्रिक्शन? ठीक है, जो कि थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव है ना। हम कह ये रहे थे कि सिलेंडर ऊपर को रोल कर रहा है ना, तो उससे एकदम माइंड में तो ये आता है ना, बॉडी ऊपर जा रही है, फ्रिक्शन नीचे लगा दो, राइट। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने कल की क्लास में नहीं किया था कि पूरी इक्वेशंस बना के फ्रिक्शन निकाली थी, आप वो कर सकते थे। तो क्या होता है कि आप किसी भी एक तरफ मानते और आप सॉल्व करते तो फ्रिक्शन अपने आप नेगेटिव आ जाती, तो उससे आपको पता चल जाता। लेकिन दिस इज अ शॉर्टर वे। हम मतलब जब सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही पूछी है तो पूरा सॉल्व करने की तुक नहीं बनती ना।
आई बात समझ बच्चों? तो देखो, जब रोल डाउन था वो तो हमने निकाल ही लिया था, क्लास में ड्राइव कर दिया था कि उस केस में फ्रिक्शन ऊपर को लगेगी। बट इस केस में इंटरेस्टिंग बात क्या है, रोल अप करते हुए भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को लगे। देखो आपने लोएस्ट पॉइंट पे AC इक्वल टू अल्फा आर करना है ना, तो अल्फा AC तो नीचे को है, अल्फा आर किधर को आना चाहिए, ऊपर को, तभी कैंसल आउट होंगे, वो जीरो होंगे। तो अल्फा किधर को, सच दैट अल्फा आर ऊपर को है, मतलब सेंटर के हिसाब से सोचो ना, सेंटर को ये चाहिए कि उसको ये वाले पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन ऊपर को दिखे अल्फा आर। वो कब दिखेगी, अगर वो ऐसे घूम रहा हो। हमें जीरो करना होता है ना, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या थी, लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो। वो तभी हुई होगी अगर AC नीचे और अल्फा ऊपर है। ना, वो कैसे पता चलेगी आपको टेंडेंसी? क्योंकि वो तो ऊपर जा रहा है, ऐसे क्या ना। अब बच्चों बोलो, ये बात समझ आई? एक और तरीके से भी सोच सकते थे आप, बॉडी आपको कहा है कि ऊपर रोल करते करते रेस्ट पे आ रही है। अगर बॉडी को रेस्ट पे आना है तो ठीक है, mg sin थीटा उसको नीचे खींच रहा है, mg sin थीटा सेंटर ऑफ मास को रोक देगा। ओमेगा बॉडी का, अगर बॉडी ऊपर रोल कर रही है तो ओमेगा तो क्लॉकवाइज होगा, तो ओमेगा को अगर अपोज करना है तो फ्रिक्शन की जरूरत होनी चाहिए, अगर इस डायरेक्शन में होगी तभी ओमेगा अपोज होगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्लैक एरो दिखा है ये ओमेगा की डायरेक्शन दिखा रहा है, ओमेगा तो क्लॉकवाइज है लेकिन अल्फा क्लॉकवाइज है। वो क्या डिपेक्ट कर रहा है ये बात, अपोज कम है। क्या ये बात समझ आई? ये मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको अभी भी, मतलब उतना कन्विंसिंगली ये नहीं पता चला कि अल्फा एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। क्या ये समझ आ गया कि अगर प्योर रोलिंग है और उसमें अगर AC नीचे को है तो AC को खत्म करने के लिए जो अल्फा आर है वो ऊपर को आना चाहिए। अल्फा आर ऊपर को कैसे आएगा अगर अल्फा हमारा एंटी क्लॉकवाइज? क्या बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है। एंड बच्चों मतलब जो और, एक तो चलो ये क्वेश्चन तो हो ही गया, जो और मेन बात समझने वाली है ना वो ये है बच्चों कि जो फ्रिक्शन वाले हैं में आप किसी भी एक तरफ अज्यूम करके सॉल्व कर दो, अपने आप क्या होगा, साइन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है, मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इस बात से रिलेटेड। आप क्या पूछ रहे थे 3A में, बताओ। हम्म। आ सकता है हाँ। हाँ मतलब ऑलवेज ट्रू अगर करना है तो लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है।
हाँ, अब वो डिपेंड करेगा, आपको उससे मतलब नहीं है कि जब सैंड ग्राउंड से हिट करेगी तो अब पता नहीं ग्राउंड स्मूथ है या रफ है। अगर तो ग्राउंड स्मूथ है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो क्या होगा, तो फिर तो वो भी ट्रॉली की स्पीड से ही मूव करती जाएगी क्योंकि सैंड पे कोई फोर्स ही नहीं लगी। ठीक है, मान लो ग्राउंड रफ भी होता तो क्या होता, तो सैंड की स्पीड कम हो जाती। बट इन्होंने क्यों स्मूथ क्यों दिया है, ताकि आप ट्रॉली के साथ कंफ्यूज ना करो, आप मतलब कि आपको ये पता रहे कि हाँ ट्रॉली तो अपना वही कांस्टेंट स्पीड वी से मूव कर रही है। हाँ, फिर एक्सटर्नल फोर्स, फिर तो फिर तो ट्रॉली पे भी लग गई फ्रिक्शन फोर्स, सैंड पे भी लग गई, फिर तो बात ही खत्म होगी ना। एफ पार्ट का। हम्म। और इन्होंने 5.7 बन दिया, इज इट? तो आप कह रहे हो कि एग्जैक्ट नहीं आ रहा? 5 आ रहा है, बाकी बच्चे बताओ। 5.5 आ रहा है। ठीक है, इज दिस डन? किसका? बी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर उसका एग्जैक्ट आ रहा है। इसका एग्जैक्ट आ रहा है बच्चों, 5.71 इज सर इट? 40/7 आंसर बन रहा था। हाँ, 40/7 बनता है ना। तो 40/7 तो फिर 5.7 है क्या? हम्म, तो आपने 5 से, सही है। तो आप ऐसे सोचोगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहेगा, राइट? जब तीनों बॉडीज कंबाइन कर गई, तब तो कहाँ पे कंबाइन करेंगे, अपने सीएम पे ही कंबाइन करेंगे ना। जब एक पॉइंट मास ही बन गया तो उसका सीएम कहाँ होगा, वहीं पे ही होगा जहाँ पे वो पॉइंट मास है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि बॉडीज कहाँ पे कंबाइन करेंगी अपने सीएम पे? फोर्थ। डन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सीधा जाएंगी, अगर आप ऐसे सोचो ना। ठीक, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, इस पे इधर से अट्रैक्टिव फोर्स लगी, इधर से अट्रैक्टिव फोर्स लगी, उसका रिजल्टेंट कैसे आएगा नीचे को? ऐसे ही इसका रिजल्टेंट इस पे ऐसे आएगा, इस पे ऐसे आएगा, तो मतलब क्या होगा, बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा ट्रायंगल बनते रहेंगे।
एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर 3A के ए पार्ट का जो 27th क्वेश्चन है सर, उसमें लैंग्वेज वाइज जो दिया हुआ है उन्होंने कि रॉड रोटेट करी है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। और सर जो हम्म। फिगर में ड्रॉ किया हुआ है वो थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा अपोज भी कर रहा है, हम सोच नहीं सकते भी कैसे रोटेट हो रही है। मतलब सर ये तो एक्सिस नहीं पता चल रही। नहीं, वो तो जब आपको क्वेश्चन में लिख तो दिया 27th में कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब सर बाय फिगर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे रॉड रोल कर रही है। रोल कर रही है मतलब। मतलब सर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू ए और बी से जा रहा है। नहीं, ये जो ओमेगा है, जो एरो दिखाया है वो इन द प्लेन है, इट इज नॉट गोइंग इनटू द प्लेन। ओके सर। चलिए, जब सब कर लेंगे डिस्कस, डोंट वरी। ये सही है, इस बार आईआईटी वालों ने हमारे मॉड्यूल से बनाया था क्या टेस्ट? इतने क्वेश्चन कैसे? आपको बाकी तो बताए ही थे कि ये फोर्थ भी आया था इस साल, सेम। मतलब स्फीयर की जगह सिलेंडर या कुछ ऐसा हो तो अलग बात है, बट कंसेप्ट बिल्कुल यही। सही है। हाँ, तो जैसे बच्चों मैंने बात समझाई था कि भाई फ्रिक्शन आप इक्वेशन से अपने आप निकाल लोगे, तो जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। मैं चेक कराता हूँ कितने बच्चों ने वो गलत करके आए रोटेशनल का क्वेश्चन। इससे तो बेस्ट केस सिनेरियो कुछ हो नहीं सकता था कि सारी क्वेश्चन मॉड्यूल में से हो। हम्म। हो सकता। ये कि उतना म्यू है जो इनके लिए चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो रोलिंग हो नहीं पा रही हो, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी।
हो गया क्या? हाँ भाई, किस किस का हो गया? चलो टेक 2 मिनट्स मोर। डन सर। आईआईटी वाला दिखाऊं क्वेश्चन आपको? क्या था? एक तो देखो, ये वाला मैं कह रहा था आपको, है ना? ये आया था तो हमने किया था। ये वाला है क्वेश्चन, तो अभी मैं आपको कह रहा था। ये सिलेंडर के ऊपर फोर्स एफ लगाई हुई है, सब कुछ वही पूछा होगा। रोटेशनल के इस बार थे करीब, आई थिंक 4 टोटल, सब 19, नहीं, एक में 19 है, दूसरा में 19 इच। हाँ बच्चों, ये हो गया फोर्थ। क्या बच्चों, इसका शॉर्टकट मेथड क्या था? लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लिखो, टॉर्क एफ इंटू आर इज इक्वल टू 7/5 mr² अल्फा। लोएस्ट पॉइंट के अबाउट 7/5 नहीं, 5/3। लोएस्ट पॉइंट के अबाउट क्या बन जाएगा? एफ इंटू आर इज इक्वल टू 5/3 mr² अल्फा। तो अल्फा आर की वैल्यू आ गई, वो कितनी बन गई? क्या आई? सॉलिड का क्या होता है? टू यस बाई सर। फाइव 2 7 बाय बाई 5। 5 हो गया, 7/5 हो गया। तो एफ आर इज इक्वल टू 7/5 mr² अल्फा। तो आर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 5f/7m। यार अल्फा की वैल्यू आ गई 5f/7m। अल्फा है क्या? ACM। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? फ्रिक्शन किसी भी एक तरफ मान लो, ठीक है, मान लो मैंने लेफ्ट को एज्यूम किया, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m इंटू ACM। ACM क्या आया था? 5f/7m।
तो ये फ्रिक्शन यहाँ से आप देख सकते हो कितनी अभी 1 - 5/7 2F/7 आ गई, और ये पॉजिटिव ही आ रही है, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन पीछे को लग रही है। तो इसमें से सारी गलत, इनकरेक्ट पूछा है, तो ABCD चारों आ गए। इज दिस थिंग क्लियर? लग गया सबको आइडिया बच्चों? ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, 8th क्वेश्चन। तो आप देखो कि आपको कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं बताया हुआ फोर्स एफ का, है ना, कि वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लग रही है। बट एट द सेम टाइम आपको कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं पूछी थी, आपको तो जनरल आंसर ही देना ना, लेफ्ट राइट या वट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ यो-यो? इतनी अच्छी चीज है क्या? चलो करो फटाफट। हम्म। हाँ हाँ शुभम पूछो, है पूछो। कोई बात नहीं। हाँ, कुछ यूज भी नहीं हो रहा। मैंने कब कहा कि योयो के बारे में कुछ पता होना चाहिए? जो इन्फॉर्मेशन है बहुत है इस क्वेश्चन में।
हाँ बट वो तो उसमें वैसे बना हुआ है एरो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तो अपना इक्वेशन से ही सॉल्व करके निकालोगे। मतलब वो तो आप अपने आप प्योर रोलिंग से भी कंडीशन निकाल ही लोगे कि ओमेगा किधर को आएगा। हाँ जी, हुआ। हुआ बच्चों सबका किया के वैसे ही होगा सब कुछ, अपने आप एफ की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, सेंटर के अबाउट आप कुछ भी एक्स डिस्टेंस पे मान लो कि वो फोर्स लग रही है। हमें ये तो पता ही है ना कि वो जो डिस्टेंस एक्स है वो आर से है, बस वही यूज होना है जो भी आंसर ऑप्शन है। ठीक है। नहीं, नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है मानने की। जो आपको ऑप्शंस में पूछा है, आ, ये इन्फॉर्म आप बिना मतलब आई की नॉलेज के निकाल सकते, उसमें कहीं आई नहीं यूज होगा आपका। हाँ, मतलब आप एक इक्वेशन बनाओगे, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम एक्स बनाओगे, ए टू एक्स इज इक्वल टू, नहीं सिर्फ ये नहीं आएगा, दो चीजें आएंगी ना। अगर मैंने ए ऐसे माना है तो अल्फा जो होगा आपका इधर को आना चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, एफ इंटू आर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा क्लॉकवाइज मानोगे ना, अगर ए सी एम आगे है तो अल्फा को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करके और ए को आर अल्फा करी आपने आप नहीं करना कभी भी ऐसा, आप ऐसे कर गलती हो जाएगी। क्लियर बच्चों। सेंटर के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आप उसके अबाउट भी लिख सकते हो, उसके अबाउट आपका ये बन जाता एफ इंटू, मतलब इसी के ही हिसाब से अगर मैं लिखूं कि एफ इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा। मतलब बात कोई बनेगी। ठीक है। हम्म। हाँ सेंटर से, मतलब मैंने लेफ्ट और राइट साइड वाली क्वेश्चंस को, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट अगर आप लगा रहे हो तो फिर आई भी तो लोएस्ट के अबाउट ही लिखोगे। बिल्कुल नहीं कर सकते, और रोटेशन में तो बिल्कुल इंट्यूशन मत लगाना, गलती करी। ठीक है।
इंट्यूशन नहीं काम करती। जैसे वो वाला क्वेश्चन भी था अभी जो सिलेंडर रोलिंग अप वाला, तो उसमें भी इंट्यूशन तो कुछ और ही कह रही थी ना। जैसे यहाँ पे भी अभी फ्रिक्शन किधर को आती है? पीछे कोई आएगी इस केस में तो, बट पूरा सॉल्व करना है। चलो चल नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन हो गया था भाई सबका?
ये बच्चों बस अपना लास्ट क्वेश्चन है रोटेशनल का, ठीक है, उसके बाद इट्स कंप्लीटली ओवर फॉर द टाइमिंग। बस तो चलता ही रहता है, कुछ भी ऐड कर दो। जैसे इसमें अब आप देखो इम्पल्स ऐड हो गई, कुछ ना कुछ किया जा सकता है, बट इतना इज मोर सफिशिएंट। हाँ भाई, तुमने जो बाकी लोग थे हीट वाला कर दिया शुरू देखना कि नहीं? कंप्लीट हो गया मॉड्यूल क्या? मैं अभी, मुझे ना अभी ब्रेक में बताना, मैं अभी दिलवा दूंगा आपको। और अच्छा, वो तो ईशा थी उसमें, तुमने? अच्छा, मैंने जान के जो आपको भेजी है ना रिकॉर्डिंग्स, वो थोड़ी फास्ट वाली हैं, मतलब उसमें फटाफट ही, हाँ मतलब जल्दी कवर हुआ हुआ है, वो 3-4 में ही सारा कवर हुआ हुआ है। मतलब क्लासेस तो तब काफी लगी थी उतने पोर्शन में, जो मैंने आपको 4 रिकॉर्डिंग में भेजा हुआ है। हाँ, वो ऐसे ही होता है, जैसे मोशन से आप, मोशन में भी जनरली इतना टाइम लगता है, अब आपको लगेगा कि यार मोशन में क्या होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है मेंटल वो। बच्चों लग रहा है आइडिया क्या करना है? नहीं, चलो मैं हिंट देता हूँ। सबसे पहली बात तो इम्पल्स लग रही है। इम्पल्स का क्या करोगे आप? देखो बच्चों, एक ना रोटेशनल के क्वेश्चंस में हमेशा एक बेसिक ट्रिक जो आपने सोचनी है, आप इतने क्वेश्चंस में देखोगे हम कर क्या रहे हैं। हम एक इक्वेशन बनाते हैं पुराने वाले कंसेप्ट, मतलब जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, है ना, जिसपे आप फोर्स लगा रहे हो या एनर्जी लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो आप एक्सेलरेशन लीनियर वैल्यूज पे लगा रहे हो, है ना, एसीएम आया बीसीएम आया कुछ ऐसा, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक इक्वेशन हम बनाते हैं एंगुलर इक्वेशन, जिसमें टॉर्क इन्वॉल्व होती है किसी फॉर्म में, या रोटेशन इन्वॉल्व होता है। तीसरा रिलेट है, सारे प्रेडिक्शन में भी तो ये एक इक्वेशन ली देखी, प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाई, और फिर आपने कुछ, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ सोचते हैं। आपको कहा है कि प्योर रोलिंग होनी चाहिए, है ना, तो मतलब क्या है, मतलब फाइनली यहाँ पे इम्पल्स लगी है, इम्पल्स से बॉडी के पास है, ए आता है या वी आता है? वी आता है, झटके तो वेलोसिटी है ना, किससे आता है? फोर्स से वेलोसिटी आएगी, ठीक। तो लग रही टॉर्क भी है तो उसकी टॉर्क भी होगी, तो इम्पल्स से वी आएगा, इम्पल्स की टॉर्क से क्या आएगा? ओमेगा आएगा। और उनका आपस में रिलेशन क्या होगा प्योर रोलिंग के लिए? इक्वल टू ओमेगा। तो आप लीनियर वाली इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ, एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ। वो क्या थी कि एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो लगाओ, और उधर से वी और ओमेगा को रिलेट करो।
आंसर आर की टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। नया बच्चों एक बार ये देख लो, इसमें काफी कुछ यूज होने वाला है, मतलब हाई चांस कि आपने कुछ ना कुछ मिस किया होगा। सबसे पहले कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्मूथ है, ठीक है? तो हाउ विल यू गो अबाउट इट, देखो समझते हैं। जब हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सी फोर्सेस इम्पल्सिव हैं और कौन सी नॉन इम्पल्सिव, राइट? क्या इस केस में जो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इम्पल्सिव होगा या नॉन इम्पल्सिव होगा? नॉन इम्पल्सिव। क्यों? उसकी डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। अगर नॉर्मल रिएक्शन ही नॉन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन अगर हो भी तो वो नॉन इम्पल्सिव ही होगी, उसका काम ही खत्म हो गया, राइट? तो ठीक है, तो मतलब हमें आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल का, ठीक है? बट वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अब व्हाट विल बी आवर लीनियर इक्वेशन? J इज इक्वल टू mv, उसमें v किसका है? सेंटर ऑफ मास का। तो एक इक्वेशन आई, J इज इक्वल टू mvcm, ठीक है? अब दूसरी इक्वेशन हमारे को कौन सी चाहिए? एंगुलर। वो किसके अबाउट लगाएं?
आप दो काम कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी लगा सकते थे, अगेन प्योर रोलिंग ही है तो आप लोएस्ट पॉइंट के अबाउट भी लगा ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो मैं लोएस्ट के अबाउट लगाऊं, ठीक है, सेंटर के अबाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितनी इंपल्सिव टॉर्क आई, अगर मान लो मैं लोएस्ट के अबाउट लगा रहा हूँ, और अगर मान लो मैं सेंटर के अबाउट लगा रहा हूँ, जे इंटू एच, मानते हो? तो अगर मैंने सेंटर के अबाउट लगाई लेट से, तो जे इंटू एच वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये इम्पल्स है, एंगुलर इम्पल्स है या फिर इम्पल्सिव टॉर्क है, दिस वुड बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अब मैं सेंटर के अबाउट ही लिख रहा हूँ तो एम आर सी एम क्रॉस बी सी एम वो तो जीरो ही हो गया। क्या टर्म आई? आई सी एम ओमेगा। तो मेरे पास दूसरी कंडीशन आ गई 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, और अगर प्योर रोलिंग की है तो ओमेगा क्या डलेगा? सी बाय आर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, व्हाट डू आई गेट? आई गेट एच एस 2r/3। तो वेरी गुड, अगर आपने निकाला है तो किस किस का आ गया था बच्चों? 2r/3। वेरी गुड, डन सर। तो हो सकता है कि फ्रिक्शन जीरो भी आएगा ही, क्योंकि उसका राइट। अच्छा एक्स2 में है ये? अच्छा, ये बच्चों बात समझ आ गई? हाँ? तो एक बच्चों इसी क्वेश्चन को करना है, और तरीका भी क्या था? ठीक है, ये बहुत ही नॉन इंट्यूटिव है, बट हाँ हम हमेशा ऐसी बात नहीं करते होते कि जहाँ पे भी कुछ अननोन लग रहा है उसके अबाउट टॉर्क लगा दो। यहाँ पे जे का तो कोई रोल नहीं था ना, हमारे आंसर में जे का तो कोई काम नहीं था। ठीक है, तो एक और अप्रोच जो हो सकती थी, समझना ध्यान से, यही एफबीडी है ना, जे लग रहा है एन एम जी, जिस कारण से वीसी आया और ये ओमेगा आ गया वीसी बाय आर। हमें ये भी पता है कि एम जी इज नॉन इम्पल्सिव एंड एन इज नॉन इम्पल्सिव, मानते हो? तो अगर मैं पॉइंट क्यू के अबाउट, क्या मैं पॉइंट क्यू के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता था? सोचो ध्यान से, क्यू के हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यू जो फोर्स लग रही थी उसकी टॉर्क तो वहां पे जीरो ही है क्यू पे, तो क्यू तो ये कह रहा है कि यार कोई इम्पल्स तो है ही नहीं, तो क्या मतलब? तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। जब कोई इम्पल्सिव टॉर्क ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होना चाहिए पॉइंट क्यू के अबाउट। तो क्यू के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम जीरो करूं तो क्या कंडीशन बनेगी? पॉइंट क्यू के अबाउट मैं ये कह रहा हूं कि क्यू के अबाउट पहले तो बॉडी रेस्ट पे ही है, बाद में एक ये वीसी आ गया और ये वीसी बाय आर आ गया, तो क्यू को क्या लगना चाहिए कि स्टिल एंगुलर मोमेंटम जीरो है। तो आप क्यू के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे कैसे? पहली टर्म क्या आएगी? एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम। उसमें आरसीएम में क्या आएगा? कौन सा डिस्टेंस आएगा? परपेंडिकुलर वाला ही आना है, और वो किधर को आएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सोच लो, आरसीएम कहाँ से बनाना शुरू कर रहे हो? क्यू से। तो क्यू से जो आरसीएम बनेगा वीसी उसको किधर को घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो वो टर्म एंटी क्लॉकवाइज आएगी, और दूसरी टर्म क्या है? आईसीएम ओमेगा, वो किधर को आना है? ओमेगा तो क्लॉकवाइज ही है, और वो टोटल होना क्या चाहिए? जीरो। इससे क्या आ जाएगा? इससे सीधा एच की वैल्यू निकल आएगी। तो ये सोचती भाई जे अननोन है, ठीक है, उसको खत्म ही कर दिया हमने। तो बच्चों, रोटेशनल को प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका यह है कि जैसे मान लो आपने एक्सरसाइज 3A कर ली, 3B कर ली, है ना, तो आपको दिख रहा है कि हम डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट सॉल्व करके काम कर सकते हैं, राइट? तो जो क्वेश्चंस आपने करे भी है ना, वहां पे डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट करके देखो उन्हें, एंड ये मतलब यू शुड बी एबल टू रियलाइज कि कहां पे किसी और पॉइंट के अबाउट हो सकता है, कहां नहीं हो सकता।
तो उससे बहुत ही ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये हमें पता चल गया इतना कुछ करके सेफेस्ट अप्रोच क्या है, बिल्कुल ही सेफेस्ट क्या है कि सीएम के अबाउट लगा दो, राइट? वो तो सेफेस्ट अप्रोच है, लंबी हो सकती है बट वो सेफेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या अप्रोच आ जाती है, हिंज पॉइंट, ठीक है। ये अब एक ऑल टुगेदर हमने एक नई अप्रोच सीखी जो कि आई कहां से है, वही जो हमने टॉर्क के लिए लिखा था कि टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लिख लो जहां पे अननोन फोर्सेस है। राइट, तो जितने क्वेश्चन तो आपने करे भी हैं, है ना, उसमें यही ट्राई करो कि भाई अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट लिख के देखो और करो। जैसे अब एक वो जो योयो वाला क्वेश्चन ही था बच्चों, ठीक है, वहां पे आप 3 पॉइंट्स के अबाउट ट्राई कर सकते थे, एक तो सेंटर, एक लोएस्ट पॉइंट, और जहां पे फोर्स लग रही है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सबके अबाउट आंसर आएगा, बट आपको ये पता चलना चाहिए कि किसके अबाउट आएगा और किसके अबाउट नहीं आएगा, है ना, और क्यों। तो दिस इज नाउ, ठीक है। आपका जो वो थोड़ा सा पार्ट जो 3A में आप कुछ कह रहे थे ना जो बचा हुआ है, तो ऐसा करो फिर साथ में, कल तो है नहीं हमारी क्लास आई बिलीव, तो फिर परसों है ना, तो 3B भी कर लो कुछ। 2 नहीं, 3B, 2 तो कर ही लोगे। 3B बताओ कितनी करोगे, कितने हैं बताओ। दूसरा यही है, केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टार्ट, मतलब अभी तो खास कितने हैं, बहुत कम है, तो कर लो, तो आराम से ठीक करेंगे। वो आर्म ऑफ फोर्स होता है वो जो मतलब जैसे टॉर्क अपॉन फोर्स करके जो डिस्टेंस आएगा उसको मतलब वैसे टॉर्क फोर्स, तो टॉर्क अपॉन फोर्स कर दोगे तो डिस्टेंस है उसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंप्लीट करके 3B की डिस्कशन विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, ठीक है।